तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के इकाई 1 के चैप्टर नंबर 1 यानी अध्याय 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को समझने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं, और जो कि हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर नया हो चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में नंबर 1 पे जो आता है वह प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की। तो जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला यानी जर्मनी का एकीकरण इस स्टार्ट करने का जो सबसे पहला सजेशन था किसका था, वो था नेपोलियन बोनापार्ट का, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ही इसका विरोध सर्वप्रथम किया था और उसने नए नियमों को लगाया था जर्मनी के एकीकरण के बाद। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है नेपोलियन बोनापार्ट। और अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति की जब शुरुआत हुई तो उसका शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था, या फिर शुरू करने का जो अगुआ कौन था, जो शुरू करने के लिए कहा था, मतलब फ्रांसीसी क्रांति करवाया था। तो वो है हमारा रूसो, जो कि एक दार्शनिक लेखक था, और वह अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक में इन सभी चीज़ों के बारे में लिखा था। तो इसका सही आंसर है रूसो, ख नंबर रूसो। और अब तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक अभी पुस्तक मैंने बताया था, जो पुस्तक थी उसका लेखक कौन था, रूसो। तो नंबर 1 रूसो सही है। और ये देखिए आंसर एकदम सही करेक्ट है। और अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। तो फ्रांस में जब 1789 की क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, तो उसके समय लुई 16वें का शासन था, जो कि एक बहुत ही क्रूर राजा था। तो इसका आंसर है लुई 16वां। यहाँ पे ये वाला नंबर लिखा, नंबर लुई 16वां यही था। और अब तीसरा क्वेश्चन था, फ्रांसीसी क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। तो फ्रांसीसी क्रांति में मुख्य भूमिका जो है कृषक वर्ग की नहीं थी, क्योंकि कृषक वर्ग तनिक भी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हों कुछ ज्ञान नहीं था। कुलीन वर्ग तो अत्याचार करते थे, तो ये कैसे कर सकते हैं। और अब आता है मध्यम वर्ग थोड़ा कृषकों से ऊपर एवं कुलीनों से नीचे थे। ये थोड़ा पढ़ लिख कर सब समझदार हुए, तब इन्होंने अपने अधिकारों को समझा। और इसमें रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका थी, एवं मध्यम वर्ग लोगों ने जब इसको पढ़ा तो उसके बाद इन्होंने उसका मतलब समझा और फ्रांस में क्रांति की एक नई शुरुआत की। तो इसका सही आंसर है मध्यम वर्गीय लोगों ने। और अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि भाई अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है या फिर इस क्रांति को समाप्त करना है, तो हमें सभी के अधिकार सबको वापस लौटाने होंगे, यानी सबको अधिकार देना होगा, उनके अधिकार को विभाजन कर देना होगा, जिसमें कुलीनों को कम अधिकार, मतलब कुलीनों के पास जितने अधिकार थे उनके कुछ अधिकार छीन लिए जाएं, एवं मध्यम वर्गों को उनके समान अधिकार दिए जाएं, एवं कृषक वर्गों को भी। लेकिन इन्होंने भी इसका पूरा पालन नहीं कर पाए और इनका जो अधिकार विभाजन की प्रक्रिया थी वो भी समाप्त हो गई। और अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। तो बिस्मार्क देखिए चांसलर कब बना। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर सन 1862 ईस्वी में बना। ये देखिए हमारा उत्तर है 1862 ईस्वी। और जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हम चलते हैं, और यहाँ पे है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था। द स्पिरिट ऑफ द लॉ यानी कानून की आत्मा।
जो हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया है, इसका लेखक था मॉन्टेस्क्यू। ये भी दार्शनिक लेखक थे, लेकिन इनकी मानसिकता कुछ रूसों से अलग ही थी, परंतु ये भी उस फ्रांसीसी क्रांति के पक्षधर ही थे। और इटली का एकीकरण पूरा कब हुआ? तो 1862 ईस्वी में इटली का एकीकरण हो चुका था, परंतु उसका एकीकरण पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। इसके पश्चात सन 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ, क्योंकि जब कई रियासतें शामिल हुई, उनमें से 2-3 रियासतें छूट गई थीं, जो कि जिनके राजा अपने अपने प्रभुत्व को बरकरार रखे हुए थे, और फिर उन्हें भी 1871 में शामिल कर लिया गया और इटली में। और अब बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति हम लोग को पता है कि 1789 ईस्वी में बास्तील की जेल के पतन के साथ शुरू हो गई थी। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था मैजिनी। यहाँ पे आंसर दिया गया है, ये मैजिनी। ये देखिए हमारा आंसर है मैजिनी। और राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ था, वह देश कौन सा था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से ही हुआ था, और इसी के बाद जो है फ्रांसीसी क्रांति के बाद इंग्लैंड की क्रांति, रूस की क्रांति हुई थी। और अब बात करते हैं इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? नहीं, कौन था जिसने इटली के एकीकरण के नेतृत्व किया या फिर इटली के एकीकरण का पक्ष संभाला था? तो यहाँ पे ज्यूसेppe गैरीबाल्डी ने इसको संभाला था, और उन्हीं के सानिध्य में जो है इटली का एकीकरण संपन्न हुआ था 1871 ईस्वी में। ये देखिए हमारा आंसर एकदम सही है। और पुनर्जागरण का अभ्युदय किस देश में हुआ था? पुनर्जागरण यानी अपने अधिकारों को पहचानने का, तो इटली में, क्योंकि रोम, ब्रिटेन, अमेरिका उस समय ये सभी देश में क्रांति नहीं होती, और ये भी यहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोगों का अत्यधिक शोषण हो रहा था। हम इटली के समाप्त होने के बाद इन सभी देशों की बारी आई, क्योंकि ये आसपास के देश हैं। इसके पश्चात इन्होंने भी जब देखा कि हाँ इटली में जो है ऐसा हो रहा है, क्रांति हो रही है, वहाँ पे सबका अधिकार मिल रहा है सबको, तो इसीलिए इनका भी मन हुआ कि हम भी क्रांति करें, अपने देश को स्वतंत्र बनाएं, हम अपने अधिकारों को प्राप्त करें। और अब बात करते हैं 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? तो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी? गलत। सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई? नहीं। सैन्य शासन की स्थापना हुई? ये भी नहीं, क्योंकि ये सब तो पहले से ही वहाँ पर थे। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप यहाँ पे जो है देशों को स्वतंत्र, मतलब सबको गणतंत्र का दिया गया था। ये है हमारा आंसर, गणतंत्र की स्थापना हुई यानी जनतंत्र की स्थापना हुई। लोगों के हाथों में शासन आ गया, सत्ता चुनने का अधिकार उनका हो गया कि सत्ता में वो किसके पक्षधर होंगे, सत्ता में किसको बैठाएंगे। और अब क्वेश्चन जो नेक्स्ट है हमारा 16वां नंबर का, तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा सन 1848 ईस्वी में हुई। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन था भाई अपना फ्रांस के प्रशा का, तो प्रशा भी फ्रांस के अंतर्गत ही आता था। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है फ्रांस।